नमस्कार साथियों, आज ये जो सेशन है ये नॉन एकेडमिक है और इस सेशन में मैं कुछ खास मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। तो ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए हो सकता है मैं कमेंट्स को ऑफ कर दूँ। देखिए, अभी हाल फिलहाल हम लोग पटना गए थे और सीएम से मिलने का हमने कोशिश किया, उस शिक्षा मंत्री से मिले भी और गवर्नर हाउस भी गए। तो हमारी क्या जो है ना वो डिमांड नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं थी। जो सरकार की घोषणाएं हैं, पहले जो सरकार ने जिस बारे में घोषणा कर रखी है और जिस सुधारों की बात की है, हम लोग बस वही चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपनी बातों पे बस रह जाए। गवर्नमेंट जो पहले कहा है उसके ऊपर में वो रह जाए और उसके लिए अनावश्यक रूप से किसी भी स्टूडेंट का, मैं हूँ या कोई भी स्टूडेंट्स हो, उसका समय न खराब किया जाए, उसको नहीं दोहराया जाए। देखिए, हम लोग जो हैं, हम लोग एक एनर्जी हैं और हम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क में अपने आप को लगा देना चाहते हैं, न कि किसी डर्टी पॉलिटिक्स में या फिर किसी और मामले में उलझना चाहते हैं। देखिए, बीपीएससी 64 का रिजल्ट जो आया तो उसमें स्केलिंग का ध्यान नहीं रखा गया। स्केलिंग क्या होता है कि देखिए, जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप मेंस में देखिए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब सब्जेक्ट्स के ऑप्शनल के मार्क्स जो है वो एक नहीं हो सकते। उनका मार्किंग का तरीका अलग अलग होता है, उनके मूल प्रकृति में फ़र्क होता है। इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और उनमें 100% मार्क्स उठ सकता है। लेकिन वही ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें सोशियोलॉजी हो गया, पीएसआईआर वगैरह जो हो गया, तो वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि 50+ मार्क्स लाना एक अच्छा माना जाता है, सिस्टम माना जाता है, वो अच्छा मार्क्स माना जाता है वो। तो अभी क्या हो गया, जो वन साइडेड झुक गया। हम देख रहे हैं कि 300 में से 280 मार्क्स लोगों को आ रहे हैं मैथमेटिक्स में। तो ये जो है ना, ये विसंगति है, ये स्केलिंग नहीं होना, समझिए, जो बहुत अच्छे टैलेंट के ऊपर में एक कुठाराघात है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मैथमेटिक्स लेके 280, 290, 300 नंबर ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को चुना ताकि वो बेहतर तरीके से अपने आसपास के सिस्टम को समझ लें। ब्यूरोक्रेसी में मैथमेटिक्स उतना काम नहीं आता जितना कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स का इम्प्लीकेशन काम आता है। तो एक कुछ वेटेज तो मिलना चाहिए था ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को, लेकिन वेटेज को छोड़िए, स्केलिंग ही नहीं हुई। तो स्केलिंग नहीं हुई तो मुझे लगता है 100-150 जो स्टूडेंट्स होंगे ऊपर से, जो रैंक में आ गए, ऊपर में बहुत ऊपर आ गए, और बहुत होंगे जो बहुत अजीब तरीके से ऊपर आ गए। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं जो स्केलिंग नहीं होना सबके लिए बिग लॉस है। और स्केलिंग के ऊपर में बहुत पहले बात हो रखी है। होता है बीपीएससी में, कभी हिस्ट्री बूम कर जाता है, कभी कोई और सब्जेक्ट बूम कर जाता है। तो ये एक जो है ना वो गलत ट्रेंड है। तो स्केलिंग होनी चाहिए थी। तो पहली डिमांड यही है गवर्नमेंट से कि आप स्केलिंग कर दीजिए। स्केलिंग करने के बाद जो है, जो लोग आ रहे हैं, आप स्केलिंग करके पूरा रिजल्ट को बदलना तो मुश्किल ही होगा, इसीलिए तो ये सब किया गया है कि हम पूरे रिजल्ट को कैसे बदलें। तो स्केलिंग करके जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को आप समायोजित कर सकते हैं। ये हमारी जो है वो पहली चीज़ है जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ स्केलिंग के बारे में। दूसरा जो मैं ध्यान दिलाना चाहूँ वो ये है कि जो लोग स्केलिंग के बाद जो है ना, एक होती है वेटिंग लिस्ट। यूपीएससी का गाइडलाइंस आप उठा लीजिए, यूपीएससी अपनी गाइडलाइंस को एकदम टाइम से अपडेट करती रहती है। तो स्केलिंग के बाद जो हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वेटिंग लिस्ट की। अभी हाल फिलहाल देखिए कि ओम बिरला जी की लड़की का जो यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें जो मेजर रोल रहा वो वेटिंग लिस्ट का रहा कि यूपीएससी ने 98 लोगों की वेटिंग लिस्ट निकाली थी, उसमें ओम बिरला की एक बेटी भी थी, वो भी सिलेक्ट हुई, तो वो काफ़ी चर्चा का विषय बन गया। तो जब यूपीएससी संस्थान जिसको बीपीएससी कॉपी करने की बात करती है, वो जब कर रही है वेटिंग लिस्ट निकाल रही है, तो बीपीएससी को भी वेटिंग लिस्ट निकालना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1465 लोगों की बहाली का नोटिफिकेशन आया, वैकेंसी आया, और एक तरीके से गवर्नमेंट
ने बोल दिया कि हम 1465 अधिकारी हम लेंगे, और रिक्वायरमेंट थी 1465 लोगों की, तभी उन्होंने लिया होगा। अब क्या बहाली कितने की हो रही है? 1200-1300 लोगों की बहाली। 1200 के बाद बहाली मुझे नहीं लगता कि 100 से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन करेंगे। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, कोई एक रीज़न बताना सही नहीं लगता, लेकिन बाकी जो पोस्ट बची वो वहाँ का काम तो बाधित हो गया। और कम से कम 1465 ज्वाइनिंग होनी ही चाहिए, भले आप उसको कैसे भी मैनेज करें, लेकिन 1465 ज्वाइनिंग तो आप कर ही दीजिए। ये मेरी सेकेंड चीज़ है, क्योंकि अधिकारी नहीं रहेंगे तो जैसे अभी बहुत सारे जगह पर वो फील्ड खाली रह जाएगा। फील्ड खाली रहेगा तो या तो कुछ लोग ओवरलोडेड होंगे, अन्यथा लोगों को अनावश्यक रूप से भटकना पड़ेगा। जो आम जनता है घूम फिर के उसी को परेशानी है, तो आम जनता की परेशानी को दूर करिए। 1465 अगर BPSC 64 में सीट है तो पूरी 1465 सीट को कैसे भी करके, साल 2 साल कैसे भी लगे, मौका तो दीजिए। जितने लोग हैं वेटिंग लिस्ट निकाल दीजिए 300-400 लोगों की, जैसे जैसे नई सीट बढ़े लोगों को समायोजित करते जाइए। नहीं तो आप वैकेंसी में सीटें तो दिखाते हैं लेकिन इतने लोग आते नहीं हैं। फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे कई लोग होते हैं जिनका ये आखिरी अटैम्प्ट होता है, तो उन लोगों को हमेशा के लिए नुकसान हो जाता है। जिन लोगों ने 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल तक दे दिए इसी एग्ज़ाम को, उनका तो ये बिग लॉस है। अगर आप वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते हैं तो वेटिंग लिस्ट निकालना चाहिए। तीसरा जो मुद्दा है जो मैं बात करता हूँ, वो जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात करता हूँ मैं। नॉर्मली क्या होता है कि आप देख लीजिए, सामान्य वर्ग के भी जो गरीब तबका है उनके साथ भी बहुत सारी समस्याएं होती है। दरअसल वो आते हैं तैयारी करने के लिए, उनके साथ भी वही समस्या है। OBC, SC, ST के साथ भी सेम समस्या है, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है उनके साथ थोड़ी समस्या ज़्यादा विकट होती है कि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, और सोसाइटी में जो है ना, मतलब उनकी सोसाइटी इस तरह से डेवलप नहीं है। तो ये लोग को अगर इंटरव्यू तक गए तो लोग ये समझ लेते हैं कि ये समायोजित हो जाएंगे। लोग भी बोलते हैं कि भाई तुम्हारा रिजर्वेशन है, तुम्हारा तो हो जाएगा। फिर बाद में जब फाइनली कट ऑफ में ये नहीं आते हैं तो इनको सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक सब जगह से बहुत ज़्यादा चोट पड़ती है। वैसे तो सभी स्टूडेंट्स को चोट पड़ती है, लेकिन पिछड़े तबकों में ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने पहले भी घोषणा कर रखा है कि ऐसे लोग जो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं उनको सरकार समायोजित करेगी। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारा एरिया है जहाँ पे सरकार को ये सब चीज़ करना चाहिए। जैसे कि देखिए, गवर्नमेंट की कई सारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है। जैसे मैं समस्तीपुर की बात करूँ तो यहीं पर देखिए जूट मिल, पेपर मिल, इन सब की हालत एकदम से बहुत ख़राब है। यहाँ पे शुगर मिल भी है, उन सब की हालत भी एकदम ख़राब है। अगर आप यहाँ मतलब अधिकारियों को इन सब बीमार जगह पे सिर्फ नाम का भी अपॉइंट कर देते हैं ना, तो आप ये देखिए इनके ऊपर छोड़ दीजिए। या फंडिंग का भी व्यवस्था कर लेंगे, बाहर से फंडिंग की भी व्यवस्था करेंगे, और इसको कैसे भी करके इन सब चीज़ों को चलाने का कम से कम प्रयास तो करेंगे। और इसके अलावा आप देखिए बहुत सारे क्षेत्र है, गवर्नमेंट की खुद की घोषणा है, इनको समायोजित तो कर लीजिए। अगर ये कहीं पे नियोजित नहीं होते हैं, इंटरव्यू देने वाले जो इंटरव्यू तक पहुंच गए और कहीं नियोजित नहीं हुए, तो देर सवेर समाज इनकी बड़ी खिल्ली उड़ाता है। और देखिए, हम जितने लोग तैयारी करने वाले हैं, हम सब लोग जानते हैं कि जो लोग इंटरव्यू तक पहुंचते हैं सबके लेवल में बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता है। अगर री इंटरव्यू हो जाए तो 30% से 50% रिजल्ट आप देखिए कि चेंज आपको दिखेगा। इसी तरह अगर आंसर शीट्स की फिर से रीचेकिंग हो जाए तो भी आपको दिखेगा कि सिस्टम जो है फिर 50 से 60% लोग चेंज हो जाएंगे इसी में से। तो ये चीज़ें हैं, मतलब मेरे कहने का बहुत सीधा सा मतलब है। वो मतलब ये है कि जो लोग इंटरव्यू तक गए उनको कहीं ना कहीं समायोजित कर लीजिए। और पहले समायोजन हुआ भी है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक में लिया गया था, लैंड डेवलपमेंट बैंक में लिया गया था, लेकिन अभी उसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। तो कम से कम चर्चा इसकी होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद रह गए हैं, अगर वो लोग समायोजित हो जाते हैं तो उससे उनका मनोबल बढ़ा रहेगा। कुछ लोग अपनी तैयारी को कैरी आउट कर पाएंगे। इसके अलावा जो पिछड़ा तबका है उसको एक बेनिफिट होगा कि वो फाइनेंशियली फिर दुष्चक्र में नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो तैयारी करने के लिए आते हैं वो लोकल मनी लेंडर से कुछ पैसा उधार लेकर के अपने लिए, जैसे कि सूट भी सिलवाते हैं तो उधार लेके कई बार सिलवाते हैं सूट वूट।
तो ये एक कर्ज के दुष्चक्र में पड़ जाते हैं। फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो गया तो हंसी का पात्र बन जाते हैं। तो वो जो एक ह्यूमन रिसोर्स है वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगी और वो बिहार के विकास में काफ़ी काम आएगी। काफ़ी कॉलेज में, स्कूल्स में और बाकी जगहों पे सीटें वैकेंट है। आप परमानेंट बहाली नहीं कर सकते हो, तो एड हॉक बेसिस पे बहाली करके देखिए। एक बहुत बड़ा जो है आपको देखने को मिलेगा चेंज बिहार में। एक चीज़ और भी है जो ख़ास चीज़ मैं बताना चाह रहा था। ये मुद्दा थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन होता क्या है कि 2 साल तक अगर कोई पोस्ट भरी नहीं जाए तो वो फिर सामान्य अगर शेड्यूल कास्ट की या रिजर्व कैटेगरी कोई भी हो, उसकी 2 साल तक अगर सीटें ना भरी जाए तो वो सीट सामान्य वर्ग में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारी सीटें हैं इनकी जो कि खाली रही और उनको कन्वर्ट कर दिया गया जनरल में, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी लंबे समय तक नहीं आती है। 8-8 साल के बाद कुछ होता है या 2 साल के बाद। तो ये जो तबका है ना, इसके साथ तो ये बहुत ज़्यादा अनजस्टिस ही है, बहुत ज़्यादा अन्याय ही है। और इसके ऊपर में दुर्भाग्य से जो भी रिजर्व सीट से जीते हुए कैंडिडेट हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी विडंबना है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कम से कम जितने रिजर्व सीट से जीते हुए एमपी और एमएलए हैं उनको कम से कम जो लोग जहाँ हैं वहीं पे जगह दें कि भाई ये क्या हो रहा है। देखो भाई, नियम से तो 16% आरक्षण है शेड्यूल कास्ट को और उसी तरह ओबीसी को वगैरह, लेकिन इन सब की बैकलॉग सीटें जो है वो खाली रह जा रही है। तो ये एक इशूज़ है। सामान्य वर्ग में भी ईबीसी का जो कुछ और भी कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, सामान्य वर्ग को भी इससे फ़ायदा है, सबको फ़ायदा है। स्टूडेंट्स को तो टुकड़े टुकड़े में बंटना ही नहीं चाहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।